पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। मार्केट की पुरानी आदत है जी, सज्जी दिखा के खब्बी करना। तो कल काफ़ी ये बात फैलाई गई थी कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं हुए। और फिर लोगों का ख्याल था, हमारा भी यही ख्याल था कि उसके चक्कर में मार्केट ऊपर गई है और आज थोड़ी सी नीचे हो सकती है, लेकिन आज तो सुबह से ऊपर ही रही। तो मार्केट का ये वतीरा है कई दफ़ा कि बुरी खबर में ऊपर चली जाती है और अच्छी खबर में नीचे। लेकिन फिर से आज तो बहुत ज़्यादा जोश में रही मार्केट। आज तो लग रहा था कि मार्केट में प्रेशर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और कुछ सेक्टर्स में तो आज शदीद तेज़ी रही। और आज की मार्केट में हमारा जो व्यू है वो हम आपको दिखाते हैं कि वो मार्केट हमारे लिए कैसी रही। जी जनाब, तो मार्केट में फिर आगे देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना हम आज एक दफ़ा अपने व्यूअर्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं। हम अक्सर करते भी हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। और कुछ हमारे दोस्त हैं वो वीडियो पे लाइक पहले करते हैं, देखते बाद में हैं, तो उन सब का बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखें, आप लोग अगर देखते हैं तो फिर ही थोड़ी सी मोटिवेशन आती है वीडियोस बनाने की, और जब तक टाइम है तब तक हम बना रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग देखना छोड़ देंगे तो फिर मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। और हमें खुशी तभी होगी कि आप सीखें भी, ताकि ये फैसले आप खुद भी कर सकें। और जब आप सीख जाएंगे तो हो सकता है आप वीडियोस देखनी बंद कर दें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सीख गए हैं तो। आज एक तो रिफाइनरी सेक्टर में बड़ी तेज़ी रही और 3 रिफाइनरीज तो अपर कैप हो गई। और जो है सिनर्जी भी आज उसने बहुत ज़्यादा एडिशन की। बहरहाल सिनर्जी को तो हमने अपनी वॉच लिस्ट में नहीं रखा हुआ। PRL वैसे लॉन्ग टर्म में तो अच्छा लग रहा है, इसकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, लेकिन हमने इसको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, तो हमने तो इसमें से मैक्सिमम आज निकाल दिए। अटक रिफाइनरी में भी जो हमने ट्रेडिंग के लिए रखे थे वो हमने बेच दिए, और जो इस इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हैं वो पड़े हैं। और अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो सिनर्जी में परसेंटेज सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में ऐसे ही होता है, इसी परसेंटेज से ऊपर भी जाते हैं, इसी परसेंटेज से नीचे भी आते हैं। तो अगर किसी के पास सिनर्जी था तो वो जो है एंजॉय करे, लेकिन हमें ना ये पसंद है, ना हमारा इसमें कोई एंट्री कराता है। वैसे हमें पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ है आज की रिफाइनरी में एकदम मूव लगी। ये बिला वजह हमें तो बज़ाहिर ये स्टॉक मार्केट की गेमें ही लगती हैं कि 8-10 दिन, 20 दिन, 25 दिन एक सेक्टर को प्रेशर में रखना और एक दिन आके इस तरह की जंप करना। और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको पता होता है कि हमने किस दिन क्या करना है, तो वो एक दिन में सब कुछ कमा के ले जाते हैं। बहरहाल अगर कोई बहुत ही खास ठोस सॉलिड न्यूज़ है तो हमें नहीं पता उसका। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। सर्किट ब्रेकर्स को देख लें तो इसमें 2 शेयर्स पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे जाके बाकी को खास बात करने की जरूरत नहीं है। लोअर कैप में भी कुछ खास नहीं है। आज 2 कंपनीज ने बोर्ड मीटिंग अनाउंस की, SPL और DNCC। अब रिजल्ट्स देखते हैं। बिलाल फाइबर फारिग है, एग्री ऑटोज फारिग, इंटरनेशनल नेटवेयर बस ऐसे ही है, SG एलाइड बिजनेस बस फारिग ही है समझ लें, SG पावर ये भी बहुत थोड़ा है और बहुत हल्का शेयर है, कुछ भी नहीं है इनका। हॉलमार्क कंपनी ये भी फारिग है। सेफ मिक्स इसका बस पहले से हल्का हुआ है काम। गरीबवाल सीमेंट इसका भी हल्का ही चल रहा है। शम्स टेक्सटाइल फारिग ही है ये भी। सितारा केमिकल्स 9 रुपए की अर्निंग आई है इस दफ़ा, पहले लॉस था, देख लेते हैं क्या हिसाब चल रहा है इसका। बहुत हाई है। हाला इंटरप्राइज ऐसे ही है। बलोचिस्तान ग्लास फारिग। ट्राई स्टार पावर ये देखें, इनके सिर्फ खर्चे ही हैं और कुछ भी नहीं। टेलीकार्ड इस क्वार्टर में थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन हमारे मुताबिक ये फारिग ही है शेयर। AKD हॉस्पिटैलिटी फारिग। रिलायंस वीविंग मिल फारिग। सितारा एनर्जी फारिग। वैसे ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन लॉस कर करके हर साल बुक वैल्यू को बहुत कम कर दिया है। आजकल इसमें मूव भी बनी हुई है, 7 रुपये से को पता नहीं 15-16 पे चला गया,
और अब 2 दिन से लोअर लॉक लग रहा है। बस गेमें करवा लो इन लोगों से स्टॉक मार्केट में। अच्छा जी, आरिफ हबीब ने आज ये एक नोटिस दिया कि एक कोई वाफी एनर्जी है सऊदी अरेबिया की, वो भी शेल में इंटरेस्टेड है। तो इसकी वजह से शेल में आज फिर मूव बनी, जो कल से बन रही थी वो कंटिन्यू रही। मतलब अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज, कुछ अर्से पहले एकेडी ने भी एक कंपनी का कहा था, तो जितनी ज़्यादा पार्टीज इंटरेस्टेड हैं शेल को ख़रीदने में, उससे बज़ाहिर तो यही लग रहा है जो हमने पहले भी कहा था कि अभी भी इसकी प्राइस अंडर वैल्यूड है अगर शेयर प्राइस की बात करें। लेकिन फिर भी पिछली अनाउंसमेंट के बाद शेयर को काफ़ी प्रेशर में रखा गया और 2 दिन से तकरीबन लॉक्स लग रहे हैं। तो इस किस्म की वॉलेटिलिटी इसमें रखते हैं, लेकिन ये है कि जो रिस्क टेकिंग लोग हैं वो सोच सकते हैं इसमें, या अगर नीचे जाए तो थोड़ा सा ले लें, थोड़ा ऊपर है तो निकाल दें। लेकिन यह है कि अभी भी इंटरेस्ट लोगों का कायम है और देखें कौन कामयाब होता है शेल एक्वायर करने में। अच्छा जी, आज ये आया अल्टर्न एनर्जी का नोटिस बोर्ड मीटिंग का, और एकदम आ गया, और इसमें इन्होंने लिखा है कि ये डिविडेंड डिक्लेयर करने का सोच रहे हैं, और साथ ही इसमें कैप लग गया। अगर तो आप हमें रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि ये हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है और हमें पसंद भी है काफ़ी। लेकिन क्योंकि अभी कुछ अर्से पहले इन्होंने 4.7 का डिविडेंड दिया था, तो हमने इसमें होल्डिंग थोड़ी कम की हुई थी, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी ये डिविडेंड देंगे। हमारा ख्याल था कि अब आईपीपीस की पेमेंट की न्यूज़ आएगी तब भी कुछ करेंगे, लेकिन एकदम इन्होंने आज न्यूज़ अनाउंस की, कैप लगा। अब कहना बहुत मुश्किल है कि ये जो है कितना पे आउट देंगे। अगर इसकी पे आउट हिस्ट्री देखें, बीच में आपको पता है इसने एक दफ़ा 18 रुपये भी दे दिए थे, तो शेयर 15-20 पे ही रहता है। अब ये नहीं पता ये कितने पैसे देंगे, लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें ना, 2017 के बाद से अब तक इसने जब भी डिविडेंड दिया है ना, तो कम से कम 2.65 दिया है, इससे कम नहीं दिया। अब ये इस बात की गारंटी नहीं है कि कम से कम 2.5 रुपये का डिविडेंड इस दफ़ा देंगे, ये तो कोई नहीं पता उन्होंने क्या देना है। लेकिन बहरहाल ये है कि हम जैसे बताते रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब हुकूमत इनकी सब्सिडरी रूस पाकिस्तान को पैसे देती है तो वो उसको एएलटीएन को डिविडेंड देने में देर नहीं लगाते और ये भी शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। अब हम थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो आज इसको अपर कैप लगा, पता कोई नहीं होता इसका कि ऊपर जाए नीचे आए। हमें तो लग रहा है अभी ऊपर जाएगा, तो हमें मज़ा आने की एक वजह तो हमारी ये थी कि जो हमारे पास था इसमें, वो जो है ना, उसके ऊपर हमें मज़ा आया। और इसको थोड़ा सा हम ना स्टडी करने की कोशिश करते हैं, कुछ इसमें थोड़ा सा ना देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसका सिलसिला। अब एएलटीएन के जो है ना कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में आ जाएं, क्योंकि अच्छा जी, तो ये तो इनका अभी का रिसीवेबल है ना कि इनके पास हैं, लेकिन पॉइंट ये हमने देखना है कि हुकूमत से क्या इनको पैसे मिले हैं असल में। अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इनको हुकूमत से कोई पैसे नहीं मिले, ठीक है, कोई नए पैसे नहीं मिले, इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाया कि इनकी, वो दोबारा देख लेते हैं, वो अनकंसोलिडेटेड में पहले चल के देखते हैं। अनकंसोलिडेटेड में इन्होंने बताया कि इनकी अदर इनकम हुई है 1.7 बिलियन, जो कि तकरीबन 4.7 का बन रहा है ईपीएस। लेकिन ये पैसे वो डिविडेंड में नहीं दे रहे, क्योंकि यही वो पैसे हैं जो ऑलरेडी Q1 में दे चुके हैं। मतलब ये वो पैसे हैं जो हुकूमत ने जुलाई में दिए थे। अब Q1 में रूस पाकिस्तान की अर्निंग कैसी हुई है वो यहाँ से पता लगेगा। देखें, रूस पाकिस्तान की जो अर्निंग आई है जिसकी ईपीएस एएलटीएन के लिए कितनी है, तो वो 1 रुपया है। इसका मतलब है कि अगर ये हुकूमत से थोड़े से पैसे इनको मिल गए हों तो 1 रुपया, हमें नहीं लगता कि 1 रुपया उन्होंने इंटरिम पे देने के लिए अनाउंस की होगी, ये वो रुपया हमें नहीं लग रहा है। अब देखें, इनका डिविडेंड 1 रुपया होगा या जितना भी होगा वो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि डिविडेंड कितना हो सकता है। तो अब ये देखें जी, इनके पास ये 10 बिलियन के तो रिसीवेबल्स है ना, 11 बिलियन के, लेकिन उसके अलावा इनके पास 5.5 बिलियन कैश पड़ा है। एक तो हम इसको उठा लेते हैं, फिर इनके पास अगर करंट लायबिलिटीज को देखें तो वो टोटल करंट लायबिलिटीज हैं 2.7 बिलियन। अब असूली तौर पे तो देखें, इनको मतलब अपनी कैश जितना चाहिए करंट लायबिलिटीज को अदा करने के लिए चाहिए ना, तो उतना ये कैश अपने पास रख लें, बाकी ये इनके पास फ्री कैश होगा। तो अगर हम ये 5.5 बिलियन में से 2.7 बिलियन निकाल दें तो तकरीबन समझ लें 2.75 बिलियन हमारे पास बचता है, वो इनके पास फ्री कैश है आज की तारीख में। और उसमें से, लेकिन ये रूस पाकिस्तान का है,
तो उसमें से इनका जो ALTN का हिस्सा है वो बनता है 60%, वो बना 1.667 बिलियन। और अगर हम देखें इनके इनके शेयर्स हैं तकरीबन 364 मिलियन समझ लें। तो अगर उस अमाउंट को 364 से डिवाइड करें तो 4.58 की अमाउंट आती है। अगर वो चाह रहे हैं कि इस कैश में से वो डिविडेंड दे दें तो वो इतना डिविडेंड दे सकते हैं। देंगे कितना ये पता नहीं, ये सिर्फ एक एक जिसे कहते हैं ना वाइल्ड असेसमेंट, आप इसको समझ लें कि ये इनके पास कैश है जो दे सकते हैं 4.5 रुपए का। अब देंगे कितना ये वक्त ही बताएगा, लेकिन क्योंकि मीटिंग उन्होंने स्केड्यूल ही की है इसके लिए तो देंगे तो जरूर, कम से कम 1 रुपया देंगे। और ज्यादा से ज्यादा की इस कंपनी के पास कोई कैद नहीं है वैसे। अच्छा, वैसे इसमें ना एक सिर्फ आपको हम दिखा भी देते हैं, ये नोट 12 पे जाते हैं जिनका रेवेन्यू आया इस क्वार्टर में, इन्होंने रेवेन्यू कमाया कैसे। ये देखें जी, 1 रुपए की एनर्जी हुकूमत ने इनसे परचेज नहीं की इस दफा। कैपेसिटी पेमेंट्स की सिर्फ पेमेंट हुई है और उसका 60% है वो मार्कअप है लेट पेमेंट का। लेकिन बात यह है कि लोगों को ऐसी कंपनीज को गालियां नहीं निकालनी चाहिए, गालियां उनको पड़नी चाहिए या जो भी उनके साथ हशर होना चाहिए जिन्होंने ऐसे एग्रीमेंट्स किए और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ सियासत चमकाने के लिए कि देखो जी हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी। भाई इससे बेहतर था 6-6 घंटे की लोड शेडिंग। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है फ्यूचर में हुकूमत जो है, पता नहीं इस दफा 1 रुपए की भी एनर्जी परचेज नहीं की इनसे, पिछले साल अच्छी खासी की थी। तो हो सकता है इस साल में आगे भी इनसे परचेज ना करना चाहते हों। तो इनका यहाँ से साल की ईपीएस तो कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी 4 रुपए का ईपीएस उनको घर बैठे मिलेगा। और इसकी वजह से उनकी कॉस्ट भी, जाहिर बात है जब काम नहीं कर रहे होंगे तो कुछ कॉस्ट भी कम आएगी। तो उस हिसाब से हो सकता है उन्होंने ये फैसला किया हो कि जो उनके पास फालतू कैश पड़ा है उसमें से डिविडेंड देके शेयर होल्डर्स को तो खुश करें ना। दूसरा जनाब जो हमें मजा आया, वो हमें मजा ये आया कि एंग्रो ने अनाउंस किया, कुछ दिनों पहले भी इन्होंने अनाउंस किया था कि ये अपने कोई थर्मल एसेट्स हैं जो एंग्रो एनर्जी के पास हैं, इनकी सब्सिडरी के पास, वो बेचना चाहते हैं। तब से शेयर थोड़ा सा तेजी में है, लेकिन आज इन्होंने इसमें थोड़ी फर्दर तफसील बताई है कि एक कंपनी के साथ ये मिलके असेस कर रहे हैं। पहले तो शायद ये बेचने का कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि इस कंपनी के साथ मिलके शायद पार्शियल सेलिंग की बात कर रहे हैं। ये है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक इक्विटी पार्टनरशिप, यानी कि अब पूरा शायद ये मुकम्मल ना बेचें, शायद ये आधा बेच दें दूसरी कंपनी को, या कुछ सर्टेन परसेंटेज बेच के वो इससे कुछ पैसे बनाएं। तो एक तो ये जाहिर बात है अगर ये सेल हो जाती है, अभी तो निगोशिएशंस हैं, लेकिन ये जब अनाउंस कर रहे हैं ना इसका मतलब ये है कि निगोशिएशंस बहुत एडवांस स्टेज पे हैं। आखिरी टाइम तक कैंसिल हो सकती हैं, लेकिन फिर भी चांसेस ये हैं कि इतनी जब अनाउंस कर दिया है तो ये चांसेस यही होते हैं ज्यादातर कि ये प्रोसीड हो जाएगी, लाजमी फिर भी नहीं होता। तो जब ये बेचेंगे तो इससे उनको कैश मिलेगा और कैश मिलने के बाद वो हो सकता है आगे आने वाले कुछ 3 से 6 महीने में अच्छा डिविडेंड फिर से दे सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एंग्रो पावर जेन कादिरपुर जो है बेसिकली वो एंग्रो की होल्डिंग उसमें थ्रू एंग्रो एनर्जी है। तो अब अगर एंग्रो पावर कादिरपुर को भी बेचेंगे तो देखिए ये वही हिसाब हो जाता है कि जब एक कंपनी अपने एसेट्स बेचती है, या जैसे स्पार्क सुजुकी अपने शेयर्स खरीद रही है, या जैसे शेल बेचना चाह रही है, तो कोई भी एंटिटी अपने एसेट्स को या अपनी ऐसी सब्सिडरी कंपनीज को तब बेचेगी जब उसकी कम से कम उसकी बुक वैल्यू के आसपास उसको पैसे मिलें। तब उसके लिए जरूरी है कि हम एक दफा ईपीक्यूएल की बुक वैल्यू भी देख लें। अच्छा, ये जब खबर आई तो हमें एंग्रो में तो लगा कि एंग्रो में इस खबर की वजह से और तेजी हो सकती है, हमने थोड़े से शेयर्स वहां पे खरीदे और फिर साथ ही उसमें जंप लगा, लेकिन फिर वो 385 के बाद जाके वो थोड़ा नीचे आ गया। और पहले ये कंफर्म नहीं था एंग्रो की तरफ से कि इसमें वो ईपीक्यूएल वाला पोर्शन भी बेचना चाहते हैं या सिर्फ थर्मल एनर्जी वाला पोर्शन। लेकिन आज उन्होंने ये कहा है कि ईपीक्यूएल भी इस डील का पार्ट होगा। तो हमें लगा कि ये ईपीक्यूएल के लिए एकदम तो दिमाग नहीं चलता, लेकिन हमें फिर भी लगा कि ईपीक्यूएल के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ईपीक्यूएल भी पिछले कुछ दिनों से तेजी में ही है, तो हमने कुछ शेयर्स ईपीक्यूएल के भी खरीद लिए। बहुत ज्यादा तो कैश नहीं रखा हमने, तो ज्यादातर इन्वेस्ट करके रखा होता है, लेकिन कैश होना कई दफा इसलिए एडवांटेजियस होता है ताकि ऐसी न्यूज से आप कोई फैसला ले सकें। तो हमने उसके भी कुछ शेयर्स खरीद लिए और फिर उसको कैप लग गया, तो फिर मजा आया मजा आया मजा आया। अब पॉइंट ये है कि जिनके पास ईपीक्यूएल है उनको क्या करना चाहिए। देखिए, हम हमारे लिए कहना तो बहुत मुश्किल है कि ये डील हो जाएगी कि नहीं होगी, और होगी तो कितने रेट पे होगी और क्या होगी क्या नहीं होगी। लेकिन अगर हम एक लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ईपीक्यूएल की बुक वैल्यू हम आपको बता देते हैं।
अच्छा, इसमें देखें ईपीक्यूएल में जो है ना, कुछ होल्डिंग है एंग्रो की और कुछ होल्डिंग है पब्लिक की। जो हमें एक ब्रोकर एनालिस्ट के थ्रू ये बात पता लगी, हमें इसके बारे में नहीं पता। तो उन्होंने ये कहा कि जब भी कभी कोई कंपनी इस तरीके से कोई अपने लिस्टेड कंपनी को जब बेचा जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में दो पार्टियां एक दूसरे को बेच दें। उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो पब्लिक को ऑफर करना होता है। इसका मतलब ये है कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता कि एंग्रो इसको नीवे नीवे होके बेच दे इसी रेट पे, या मार्केट में 20-30 पे ट्रेड करता रहे और ऑफ मार्केट में वो उसको ज्यादा का बेच दें। तो उनकी बात से ऐसा ही लगता है कि जो भी रेट फिक्स होगा वो मार्केट में भी कुछ लोगों से वो खरीदा जाएगा। वो कैसे खरीदा जाएगा उसके बारे में हमें नहीं पता। तो आप अपने ब्रोकर से भी इसके बारे में कंसल्ट जरूर करें। हम सिर्फ इस वक्त ये आपको बता देते हैं कि इसकी बुक वैल्यू क्या है। ये आ गई जी टोटल इक्विटी 15 बिलियन की है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और इसके शेयर्स कितने आ रहे हैं, 324 मिलियन। और ये अगर इससे हम डिवाइड करें तो ये 46 रुपीस बन रहे हैं, सिर्फ बुक वैल्यू जो नजर आ रही है। और अगर इसको देखें, इसके जो है ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जी 10 बिलियन के। और अगर आप यहाँ पे देखें इक्विटी में, तो कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो 10 बिलियन के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैं, हो सकता है इनकी फेयर वैल्यू काफी ज्यादा हो। लैंड तो सिर्फ नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी है। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का यूज कितना होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 46 से, या फेयर वैल्यू जिसे कह सकते हैं, वो 46 से ज्यादा हो। तो आप अपने ब्रोकर से कंसल्ट करें और फिर आप इसमें मौका मिले तो इन्वेस्टमेंट करने का सोचें, या अगर आपके पास है तो कब तक आपको होल्ड करना चाहिए इसके बारे में आप उनसे पूछें। लेकिन अभी तो मजा आया। अब देखें, हमें मजा इसलिए भी आया क्योंकि एलपीएल में भी हमारी काफी होल्डिंग है। उसमें तो बल्कि एएलटीएन से भी ज्यादा है, और वो भी काफी ऊपर रहा। अब हुआ क्या, अब एक तो रिफाइनरी सेक्टर ऊपर रहा और पावर सेक्टर, हबको भी काफी ऊपर चला गया। कैपको, एनसीपीएल, एनपीएल में भी कुछ ना कुछ मूव रही। अब होता क्या है, देखें आपके सामने है कि दो खबरें आई जिनकी वजह से एएलटीएन और ईपीक्यूएल ऊपर चले गए। तो एक सेक्टर में जब कई कंपनीज को इस तरह कैप्स लगते हैं तो कई दफा उसका इम्पैक्ट, ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट दूसरी कंपनीज पे भी आता है। तो एक तो ये वजह हो सकती है पावर सेक्टर में आज जो मूव बनी उसकी। लेकिन हमें एक और बात का भी शक हो रहा है। अभी तक हमने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी, ना कोई रूमर ऐसा सुना है। अगर आपने सुना है तो बता दीजिएगा। देखें जी, आपको पता है कि आईएमएफ का रिव्यू शुरू होने लगा है, और आईएमएफ के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं सर्कुलर डेट पे, पावर का भी और गैस का भी। शायद ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हुई हो कि आज ही या आजकल में हुकूमत ने आईपीपीस की अगली ट्रांश या अगले पैसे जो उनको रिलीज कर दिए हों, और ये खबर अभी आउट ना हुई हो, फॉर्मली इसको इन्फॉर्म ना किया गया हो, लेकिन आईएमएफ के रिव्यू से पहले पहले, ताकि उनको दिखा सकें कि हमारा सर्कुलर डेट कम है, तो ये पेमेंट रिलीज की गई हो। और जैसी ये पेमेंट रूस पाकिस्तान को पहुंची है, उन्होंने फौरन इसको एएलटीएन को डिविडेंड दे दिया हो उस पैसे से। और अब वो एएलटीएन फौरन, जैसे हमने कहा कि एएलटीएन देर नहीं लगाता, वो फौरन अपने शेयर होल्डर्स में बांट रहा है। अब ये अगले आने वाले 1-2 दिनों में या 3 दिनों में शायद ये ऐसी कोई खबर आए तो ये कंफर्म हो। लेकिन हमें लग रहा है कि एक ये रीजन हो सकता है ईपीक्यूएल और एएलटीएन को छोड़ के बाकी तमाम पावर सेक्टर में मूव बनने का। और अगर इस खबर में सच्चाई निकली, ये जो हमने एक असेसमेंट की बेसिस पे कर रहे हैं, ना हमने कोई ऐसा रूमर सुना, ना हमने कोई ऐसी खबर सुनी, लेकिन अगर ये खबर सच्ची निकली तो पावर सेक्टर में ये मूव और ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। अच्छा, आज हम आपको एक और बात भी बताते हैं। देखें, ये नहीं होता कि हर कोई अक्ले कुल है, या हमें ऐसा नहीं है कि भाई हमें सब कुछ पता है। देखिए, पहले जब हम आपकी जगह पे होते थे तो हम भी यूट्यूब पे मुख्तलिफ एनालिस्ट की वीडियो तलाश कर रहे होते थे कि किसी से कोई बात मिले, खबर पता चले, और बहुत से लोगों की वीडियोस देखते थे। और आहिस्ता आहिस्ता हमें जिनका पता लगता रहा कि या तो कुछ रॉन्ग नंबर्स हैं या कुछ ऐसे हैं कि उनकी असेसमेंट फारिग है, तो हमने उनको छोड़ दिया। तो आज हम आपको 3 ऐसे लोगों की बताते हैं इसके बारे में, जिनको हम अभी भी उनकी वीडियोस कभी कभी देख लेते हैं। हम उनकी बाय सेल कॉल्स नहीं लेते, लेकिन कुछ न्यूज और कुछ ऐसी बातें उनसे पता लगती रहती हैं जिससे हमें अपनी असेसमेंट करने में कई दफा मदद मिलती है।
तो एक तो ये है मार्केट पल्स विद इरफान अवान, ये अल्फला सिक्योरिटीज में होते हैं और इनका जो है ना, आप यहाँ पे इनके चैनल पे जाके ना, आप इन्होंने ये एंग्रो का आप सर्च कर लीजिएगा, एंग्रो और ईपीक्यूएल की जो डील हो रही है उसके बारे में एक वीडियो बनाई थी और कुछ बताया भी था कि कितनी प्राइस वहां पे एंग्रो को मिल सकती है या क्या हो सकता है, तो आप उसको जाके देख लें। तो स्टॉक मार्केट में आज क्या न्यूज़ चल रही है, क्या कुछ रहा, तो उसकी खबर हम देखने के लिए इनका एनालिसिस देख लिया करते हैं, वरना इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस तो हम अपने खुद ही करते हैं। इसके बाद है जी ये इफ्तिखार वसफी साहब हैं, इनकी भी हम जो है बातें इसीलिए सुनते हैं कि बात सुन सुन के कई दफ़ा इसमें कोई काम की बात निकल आती है जिसको हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन सच्ची बात बताएं यार, इनकी बात वैसी है, थोड़ा शुगली आदमी है, हमें मजा आता है इनकी बातें सुन के, तो हम इसलिए देख लेते हैं। वरना इनकी एक तो ये बाय सेल कॉल देते नहीं है, दूसरा ये लेवल्स पे ट्रेडिंग करते हैं और ये जो है ना अच्छे बुरे हर शेयर में ट्रेड करते हैं। यानी कि एक शेयर अच्छा कमा नहीं रहा लेकिन इनके मुताबिक वो अच्छे लेवल्स पे है तो ये उसको ले लेते हैं, उससे पैसा भी कमाते होंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम अच्छे शेयर्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग भी करनी हो तो उसी में करते हैं। लेकिन वैसे हम इनकी बातें सुन लिया करते हैं, आप देखना चाहें तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपनी वीडियो बनाते हैं और इस तरह बाय सेल कॉल नहीं देते। लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल अगर ये कहेंगे जी सीमेंट सेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा है, तेजी है उसमें, तो हम सीमेंट सेक्टर में नहीं जाएंगे अगर हमें उसका कोई शेयर पसंद नहीं है। लेकिन वैसे नॉलेजेबल बातें हमें लगता है ये करते हैं, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये बताने का मेन मकसद ये था कि देखें, पहली बात है, हम वही बात है ना कि हम आपको ये नहीं कहते कि भाई आप सिर्फ हमारी वीडियोस देखा करें और हमसे ज्यादा किसी को नहीं पता। आप जितनी मर्जी वीडियोस देखें लेकिन फिर आप सीखने की कोशिश करें और फैसले अपने खुद करें, ये पॉइंट है बताने का। और दूसरा हमने जो आपको तवज्जो दिलानी थी वो यही थी कि ये जो मार्केट पल्स विद इरफान अवान है, इसमें जो एंग्रो और ईपीक्यूएल वाली वीडियो है वो आप एक दफा जरूर देख लें। तो जाते जाते हम आपको एक दफा फिर ये कहते चलें कि ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।